नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। आज बहुत खास दिन है अगर हम बात हिमाचल की करें। हिमाचल प्रदेश में आज विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। हिमाचल की जनता ने अपना हुक्म सुना दिया है। देवभूमि में अब राज बदल गया है। प्रदेश की जनता ने रिवाज को कायम रखा है और इस बार फिर कांग्रेस को मौका दिया है। 5 साल सत्ता में रही भारतीय जनता पार्टी मिशन रिपीट के लिए तमाम कोशिशें कर रही थी, लेकिन ये सब कोशिशें धरी की धरी रह गई। कुछ चेहरों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज अपनी साख बचाने में नाकामयाब रहे। वहीं कांग्रेस में हिमाचल की नब्ज को पकड़ने का जो काम शुरू किया था उसमें वो कामयाब होती गई और आज इस मुकाम पर आ गई कि अगली सरकार कांग्रेस की होगी। देश में जनाधार की खेती, हिमाचल में कांग्रेस का आना एक चमत्कार के जैसा है, क्योंकि लगातार कांग्रेस देश में अपना जनाधार खो रही है। वहीं पर हिमाचल की जनता ने कांग्रेस पर एक बार फिर अपना भरोसा जताया है। 5 साल के बाद एक बार फिर हिमाचल प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पर अपना विश्वास जताया है और कांग्रेस को देवभूमि की सत्ता अब मिल गई है। हालांकि इस बम्पर जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा ये अभी देखने वाली बात होगी, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि राज्य में अब हुकूमत कांग्रेस की होने वाली है। अगर आप अपना मन बनाएं और एक बार फिर वही परंपरा रखें जिनको ये तोड़ना चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार बनाएं, तो आपको खुद अनुभव होगा कि एक नई राजनीति, एक अलग राजनीति जो आपकी भलाई के लिए चलती हो, जो आपके हित में काम करती हो, वो आपको दिखेगी। चुनावी दंगल में उतरी प्रियंका गांधी ने जब हिमाचल के लोगों से रिवाज कायम करने की अपील की थी, तो बीजेपी ने इसका पलटवार विकास के दावों से किया था। जयराम ठाकुर समेत हिमाचल के कई बड़े नेताओं ने वोटरों को ये बताने का प्रयास किया था कि हर 5 साल में सरकार बदलने से आम लोगों का कितना नुकसान होता है, लेकिन जनता ने अपने मत से ये साबित कर दिया कि उन्हें हर 5 साल में अपनी सरकार बदलती देखनी है। हमारे पार्टी वर्कर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी के सभी वर्करों का, सभी नेताओं का जिन्होंने जाकर हर क्षेत्र में पार्टी के लिए काम किया है, उनका भी बहुत बहुत आभार। और जैसा मैंने आपको कहा कि माननीय वीरभद्र सिंह जी का एक चेहरा हमारे सामने था, चाहे वो आज हमारे बीच में नहीं है, उनका हर पोस्टर पे उनका तस्वीर लगाई गई, जिससे लोगों ने यह आभास किया कि नहीं, वीरभद्र सिंह जी के काम और उनका नाम ही चलेगा इस इलेक्शन में, और उन्होंने हमको इसके लिए मैंडेट दिया, जिसके लिए मैं जनता का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद। देखिए, जो लोग चाहते हैं वो बात भी हाईकमांड तक पहुँचाई जाएगी। क्या विधायक चाहते हैं, क्या जनता हिमाचल प्रदेश की जनता चाहती है, उस बात को भी हाईकमांड नजरअंदाज नहीं कर सकती और उसके मुताबिक ही निर्णय हाईकमांड करेगी। हिमाचल के दंगल में इस बार कांग्रेस बिना वीरभद्र सिंह के उतरी थी, लिहाजा टेंशन हिमाचल की शांत वादियों से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक में देखी जा रही थी। लेकिन दिवंगत वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ने अपने नेतृत्व से खुद को साबित करके दिखाया कि हिमाचल में कांग्रेस के सिक्के की खनक अभी धीमी नहीं पड़ी है। जिस तरीके से हमने वादे चुनावों में किए थे, उनको हम सब मिलकर आने वाले समय में पूरा करेंगे। कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार प्रदेश के अंदर बनेगी और वीरभद्र सिंह विकास मॉडल के ऊपर आगामी कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल के अंदर चलेगी और नई ऊंचाइयों पे हिमाचल प्रदेश को ले जाने के लिए हम सब वचनबद्ध है, उस पर हम कार्य करेंगे। देखिए, वो
गड़बड़ पार्टी ही है और उनका गड़बड़ करने का काम रहता है, मगर इस बारी हम चूकेंगे नहीं। हमने जो दूध का जला पीता है वो छाछ भी जो है वो फूक फूक कर पीता है। तो हमने अपने पिछली गलतियों से या अपनी कमियों से, गलती नहीं कहूँगा, कमियों से सीखा है और इस बारी हमारे वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो बड़े एक्सपीरियंस हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा के, वो हमारे चीफ ऑब्जर्वर बन के आ रहे हैं और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, राजीव शुक्ला जी और सब हमारे प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता है वो पुख्ता इंतजाम करेंगे। इस चुनाव के बाद मैं एक बात का दावा कर सकता हूँ कि बीजेपी भी दो फाड़ हो सकती है। ये मैं आपको कह रहा हूँ, वो सरकार बनाने के मंसूबे पानी फिर चुके हैं। ये जीत कांग्रेस पार्टी की नीतियों की जीत है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की जीत है। आज पूरी कांग्रेस जीत के उत्साह से भरी हुई है। दिल्ली से लेकर हिमाचल तक लड्डू बांटे जा रहे हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रयास बीजेपी की ओर से भरपूर हुए थे। बीजेपी का पूरा कुनबा इस जुगत में लगा रहा कि किसी तरह पिछले 27 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई रैलियां हुई, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास हुआ, लेकिन नतीजों ने ये बता दिया कि देवभूमि में अभी रिवाज कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो हिमाचल प्रदेश की राजनीति में अब जो सत्ता है वो कांग्रेस की है और ये सत्ता 5 साल के बाद आई है। बताया ये जाता है कि हिमाचल प्रदेश में हर 5 साल के बाद सत्ता बदलती है, इस बार भी बदलेगी। सूर्य समाचार लगातार इस चीज़ को भांप रहा था और बता रहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो मिशन रिपीट की बात कर रही है वो कांग्रेस के केस में, हिमाचल के केस में पूरी नहीं हो पाएगी और हुआ भी ऐसा ही। और इन सब चीज़ों पर लगातार नज़र बनाए हुए रहे हमारे हिमाचल प्रदेश के ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल। और अरुण उनियाल इस वक्त हमारे साथ हैं, ये हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक और रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं और उस रिपोर्ट के बाद अरुण उनियाल से इस जीत के मायने समझेंगे। देवभूमि के इस दंगल में अब जो कुर्सी है वो कांग्रेस के पास जा चुकी है, लेकिन इस कुर्सी पर कौन बैठेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये जानने की कोशिश है हमारी ये विशेष रिपोर्ट। देवभूमि के दिलचस्प दंगल में आखिरकार कांग्रेस ने जादुई आंकड़ा छू लिया है और हिमाचल का रिवाज कायम रहा। सत्ता हासिल करने के बाद अब कांग्रेस सीएम चेहरे की तलाश में है। इस रेस में मुकेश अग्निहोत्री और सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम आ रहा है। हालांकि सूर्या समाचार ने बहुत पहले बता दिया था कि अगर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो ये दो चेहरे सीएम के प्रबल दावेदार होंगे। सूर्या समाचार के खास शो द मुकेश राजपूत शो में मुकेश अग्निहोत्री से ये सवाल भी किया गया था। दूल्हा बनने के लिए कई लोग घोड़ी पे सवार होने के लिए तैयार हैं, मसलन सुखविंदर सिंह सुक्खू हो गए, सुधीर शर्मा हो गए, प्रतिभा सिंह होगी। पहले सिर्फ नाम मुकेश अग्निहोत्री का ही चल रहा था, तो ये सत्ता आती दिख रही है इन लोगों को? नहीं, देखो ये सब हमारे साथी हैं, कोलीग्स हैं, सब लोगों ने चुनाव लड़ा है और इसलिए मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता कि कौन दूल्हा होगा, कौन आगे जाएगा। द मुकेश राजपूत शो में सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी बताया गया था कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर वे सीएम पद के दावेदार हो सकते हैं, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुछ इस अंदाज में जवाब दिया था। ऐसी कौन सी खासियत है कि जनता उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखे? नहीं, मेरे को तो देखिए, वो जनता ने नहीं फैसला, जनता तो फैसला कर चुकी है। हाँ। वो तो विधायक बनाएंगी, विधायक चुनेंगे। हाँ। अब वो आने वाले वक्त में हाईकमांड क्या सोचता है, इसका फैसला तो हाईकमांड ही करता ही है। बहरा कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद सूर्या समाचार की खबर पर मुहर लग गई और कांग्रेस के सीएम चेहरे की रेस में सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन आखिर में सीएम का सेहरा किसके सर सजता है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो
हम आपको जैसे पहले बता चुके हैं, इस रिपोर्ट के बाद अब हम जुड़ने वाले हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल के साथ। अरुण जी, कल की रात काफ़ी छोटी रही होगी और आज का दिन काफ़ी बड़ा रहा होगा, तो कल की रात से लेकर आज दिन तक जो गहमा गहमी रही हिमाचल प्रदेश की राजनीति में, उससे हम चाहेंगे कि आप रूबरू करवाएं कि ये क्या हो गया, क्या यही होना था, क्या ऐसा ही सोचा था या बस यूं ही हो गया। देखिए मुकेश जी, काफ़ी पहले से हिमाचल प्रदेश के चुनावों को इस तरीके से देखा जा रहा था कि जनता का गुस्सा हिमाचल में जयराम सरकार के खिलाफ बहुत है और तमाम कुछ ऐसे मुद्दे साथ में जुड़ते चले गए जिनमें ओपीएस, महंगाई और ख़ास तौर पर अगर आप बात करेंगे तो बागवानों का और बेरोजगारों का एक आक्रोश जो है वो सरकार के खिलाफ दिखाई दिया। और वो रिवाज बदलने का दावा जो भाजपा लगातार करती रही है अपने तमाम बड़े चेहरों के साथ, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हों, गृह मंत्री अमित शाह रहे हों, केंद्रीय मंत्री रहे हों, लेकिन उनके बावजूद आप आज एक बात को जरूर कह सकते हैं, मैं कांग्रेस से उसकी जीत का हक नहीं छीनना चाहता, लेकिन ये जनता का गुस्सा है जो जीता है और ये जनता का गुस्सा सत्ता में बैठी सरकार के खिलाफ रहा है। यानी कांग्रेस अपनी जीत के लिए इतराना चाहे ज़्यादा अपने को इतराती फिरे, लेकिन ये जनता का गुस्सा जीता है और ये जनता का गुस्सा इसलिए जीता है क्योंकि जयराम सरकार को उसने स्वीकार नहीं किया। उसने उन चीज़ों को स्वीकार नहीं किया जहां पर उसको लगा कि अफसरशाही पर ढीली लगाम जयराम सरकार की हिमाचल की उम्मीदों को पूरी करती नहीं दिखाई दी। लेकिन कांग्रेस से इस जीत के जश्न का हक नहीं छीना जाना चाहिए। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी बात यह रही, जो दोनों राजनीतिक दलों के भीतर का फर्क था, एक स्ट्रैटेजिक हार भाजपा की तमाम मुद्दों के ऊपर आपको देखने की मिलेगी जिसका मैं बाद में जिक्र करूंगा। लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत इस वजह से रही कि टिकट का आवंटन, चाहे बावजूद इस बात के कि कांग्रेस के नेता तमाम ये कह रहे थे कि कांग्रेस की शायद टिकटों के आवंटन का खेल उत्तराखंड के इतिहास को ना दोहरा दे। जिस तरह से हरीश रावत के चेहरे को दरकिनार किया गया था, कहीं उत्तराखंड का इतिहास हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की बाजी ना पलट दे, वो चीज़ हुई नहीं। कांग्रेस का टिकट का आवंटन और इसके लिए राजीव शुक्ला जो हिमाचल के प्रभारी थे और जिन्होंने हिमाचल के नेताओं को साधने का काम किया, इस जीत का श्रेय उनको भी देना होगा। कांग्रेस के उन तमाम नेताओं को भी देना होगा जिसमें एक बड़े चेहरे के रूप में सीएलपी नेता मुकेश अग्निहोत्री ने 5 साल जयराम सरकार की एक बड़ी खिलाफत की। सड़कों पर कांग्रेस के उतरने का एक सिलसिला दिखाई दिया। विपक्ष में बैठी कांग्रेस पहली बार एकजुट होकर लड़ती दिखाई दी। और ये आप बिल्कुल जानते हैं, इतिहास इस बात को जानता है, जब विपक्ष में कांग्रेस होती है तो एकजुट हो जाती है, जब सत्ता में आती है तो उसके भीतर का बिखराव दिखना शुरू हो जाता है। और यही वो डर है जिसको लेकर लगातार एक बात की चर्चा इससे पहले होती रही, क्या हिमाचल में कांग्रेस सरकार में आने के बाद भी टूट सकती है। लेकिन अब आंकड़ा ऐसा आया है मुकेश जी, अब आंकड़ा ऐसा आ गया है 40 के करीब कांग्रेस सत्ता के काफ़ी ऐसे मजबूत पायदान पर है जहां पर कांग्रेस को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। अगर कांग्रेस के मुख्यमंत्री के चेहरे की भी गलत बात हम कर लें तो 3 ये जो निर्दलीय जीत कर आए हैं, क्योंकि निर्दलियों के जीत का सहारा अगर किसी को मिलता है तो वो बड़ा सहारा सत्ता में बैठी सरकार की तरफ जाता दिखाई देता है। हमने इससे पहले जयराम सरकार के भीतर देखा था, 2 निर्दलीय होशियार सिंह जीत कर आए थे और जोगिंदर नगर से प्रकाश राणा जीत कर आए थे, दोनों सत्ता के साथ चले गए। तो आप इस बात को जरूर मान सकते हैं, सत्ता के साथ निर्दलीय जाते हैं, लेकिन हिमाचल की जनता ने एक साफ इशारा देश को दिया है, देश की राजनीति को दिया। आपने उत्तराखंड का उदाहरण दिया और ये उदाहरण बहुत सटीक उदाहरण था, लेकिन मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा पंजाब का। पंजाब में भी कांग्रेस की अच्छी खासी सरकार थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, लेकिन फिर राहुल गांधी वहाँ पे पहुँचे, चेहरा बदलने की कवायद शुरू हुई। नवजोत सिंह सिद्धू लगातार मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री नवजोत सिंह सिद्धू भी नहीं बने, वो भी नाराज़ हो गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह तो पार्टी ही छोड़ के चले गए और चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया गया कि भाई ना कैप्टन अमरिंदर, ना नवजोत सिंह सिद्धू और ना ही कोई बड़ा चेहरा, एक नया चेहरा। तो उसके जो रिजल्ट निकले अभी कांग्रेस में, आपने देखा होगा पंजाब में कि सूपड़ा ही साफ हो गया। तो कहीं ऐसी गफलत हिमाचल में देखने को तो नहीं मिल सकती, ऐसी कोई आशंका आपके दिलो दिमाग में चल रही हो, क्योंकि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार काफ़ी हैं। जी, मुकेश अग्निहोत्री जी को एक बार हम
फ़ोन लाइन पर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पता करना चाहूँगा। हाँ मुकेश जी, क्या आपको हमारी आवाज़ आ पा रही है? मुकेश जी, हाँ जी मुकेश जी, हूटर्स की आवाज़ आ रही है और ये हूटर्स की आवाज़ बोल रहे हैं कि सत्ता अपने पास आ चुकी है। हाँ, ये जो अब सिक्योरिटी वाले हैं वो उनके हूटर्स हैं। चलो इंशाअल्लाह सिक्योरिटी आई, हूटर बजने शुरू हुए तो ये अच्छा सूचक है कि अब कांग्रेस आ चुकी है सत्ता में। हम यही डिस्कस कर रहे थे, मैं और अरुण उनियाल शिमला से जुड़े हुए हैं कि अब सत्ता बिल्कुल साफ है। बस अब ये है कि आप लोग मिलजुल के सरकार बना लें तो अच्छा होगा, कोई पंजाब वाली बात ना हो जाए। नहीं, बिल्कुल यहाँ पे किसी का जमीर बिका हुआ नहीं है जी। ये देवभूमि है। मैंने जैसे आपको भी पहले भी कहा, हमें क्लियर मेजॉरिटी मिली है और हम यहाँ हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएंगे। हिमाचल जनता ने मैंडेट कांग्रेस पार्टी को दिया है जी, और मैंडेट बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए जो है ये जो एप्रीहेंशन कुछ लोग कर रहे हैं कि सरकार कैसे बनेगी, सरकार बनेगी भी, चलेगी भी, कोई भी उस पर चपरिंदा भी उस पर चौंच नहीं मार सकेगा जी। वो तो आप खुद पत्रकार रहे हैं और जाहिर है कि पत्रकार तो एक चीज़ के जब पीछे पड़ जाते हैं तो खरीदने लग जाते हैं। तो जाहिर है कि अब 2-4 दिन जो भी आगे वाले हैं इनमें ये वाली खबरें चलती रहेंगी। अंदर की स्थिति लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सब ठीक ठाक है? बिल्कुल, हमारे जो है बहुत कैंडिडेट जो हैं जल्द से इकट्ठे होके विधायक दल की मीटिंग करके हाईकमान के आदेश के मुताबिक जो है एक्ट करने को तैयार है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बाहर से चाहे कोई दिखाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जी। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के विधायक जीत के आए हैं उनको घुमाने फिराने के लिए गहलोत साहब के राज्य ले जाया जा सकता है, राजस्थान की सैर पे ले जाया जा सकता है, या किसी और कांग्रेस शासित प्रदेश में सैर सपाटे के लिए ले जाया जा सकता है ताकि बीच में कोई पिन ना मारे। अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन जो भी करना होगा गवर्नमेंट फॉर्मेशन के दौरान सारे इफेक्टिव कदम उठाए जाएंगे जी। तो अभी आप से ये जानना चाह रहे हैं कि आप हूटर बजाते हुए शिमला की तरफ निकले हैं या दिल्ली की तरफ, या घर जा रहे हैं हरोली? नहीं, मैं तो मुझे चंडीगढ़ जाना है जी। और क्योंकि मैंडेट आया है विधायक दल के नेता के नाते मुझे पार्टी के नेताओं से जो कंसल्टेशन है, डिस्कशंस हैं, वो करने हैं जी। तो आप लगातार आज दिन में भी हमारे साथ जुड़ते रहे और अभी भी व्यस्त समय में से समय निकाल के आप सूर्य समाचार के साथ जुड़े हैं। हम तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी, सूर्य समाचार से जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। अरुण, अब आपके पास मैं आ रहा हूं और उत्साह में है मुकेश जी, जाहिर है होना भी चाहिए, सीएलपी के लीडर हैं और आप भी इन्हीं की बात कर रहे थे। तो अब जो आगे का जो गेम प्लान रहेगा कांग्रेस का, मैंने तो ये भी पूछ लिया, सैर सपाटे के लिए जयपुर जाने वाले तो नहीं हैं, या जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे घूमना चाहें, कुछ दिन रिजॉर्ट में रहना चाहें, तो अभी ये वाली अपॉर्चुनिटी इनको मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ये आपको लगता है मिलेगी? देखिए, अब ऐसा लग नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप मुकेश अग्निहोत्री से ये भी पूछ लेते कि वो शिमला आ रहे हैं, बैठक कहाँ होनी है और बैठक होनी है, तो आपको कैसा लग रहा है? जो आपके करीबी साथी थे, कुछ कोई जो बड़े चेहरे थे वो हार गए, उनका दुख आपको ज्यादा है? या वो मैंने उनसे पूछा था कि ये हूटर बजाते हुए कहाँ के लिए निकले हैं आप, दिल्ली आ रहे हैं, शिमला जा रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि नहीं, मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ। तो चंडीगढ़ शिमला के और दिल्ली के बिल्कुल बीच में है, तो जाहिर है कहीं भी जा सकते हैं। संजय टंडन जी हमारे साथ जुड़े हैं और आप जानते हैं सह प्रभारी थे, काफ़ी गपशप होती रही अपनी इलेक्शंस के दिनों में। टंडन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार पर। धन्यवाद मुकेश भाई, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है, आपकी दुआएं हैं। और शिमला की सर्द हवाओं में हम मिले थे,
लेकिन जी। आज जो कुछ हुआ, इसका अंदाजा था कि ये होने वाला है या बस यूं ही हो गया? देखिए, जो इसका कोई हमें अंदाजा नहीं था इस चीज का कि कोई ऐसा होगा। हमारे को पूरा इस चीज का यकीन था कि हमें जो नॉर्मल जो मेजॉरिटी हम जरूर हासिल करेंगे। जी। लेकिन अब ये जो जो लोकतंत्र का एक ये मंदिर है, इसमें जो निर्णय आता है उसको सर झुकाकर जो है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं और इसके ऊपर पार्टी के अंदर बैठ के इसके ऊपर एक एक सीट वाइज हम इसकी समीक्षा करेंगे और इसमें से कुछ आगे बढ़ के कैसे इसको ठीक करना है उसकी तरफ काम करेंगे। हिमाचल में एक हमारा अच्छा संगठन है और उस संगठन में कहाँ हमारे में कहाँ कमी रही है इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जी बिल्कुल, जाहिर है कि इस पे मंथन होगा। आपके बहुत सारे नेताओं से ऑन रिकॉर्ड कम ऑफ रिकॉर्ड ज़्यादा बातचीत हुई, तो उनका जो दिल का दर्द था जो हमारे साथ उन्होंने साझा किया, इस बार टिकट आवंटन में काफ़ी ज़्यादा खेल हुआ। जो लोग डिजर्विंग थे उनके साथ कुछ की सीट बदल दी गई। सुरेश भारद्वाज जी भी बहुत दुख प्रकट कर रहे थे कि ये चंगा भला मैं शिमला से खड़ा होता था, कसुमटी भेज दिया, हार गए। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये किस वजह से हुई, इन पर भी क्या पार्टी कोई संज्ञान लेगी? देखिए, वो तो आफ्टर ऑल कोई ऐसे रिजल्ट के बाद हर व्यक्ति का एक अपना अपना आंकलन होता है। लेकिन आप अगर इसको बड़े अपना गौर से देखें तो आफ्टर ऑल हिमाचल के लिए जो केंद्र सरकार ने, जयराम सरकार ने जितना विकास का काम किया, शायद वो एक अभूतपूर्व काम था। चाहे वंदे भारत यहाँ पे ट्रेन आई, चाहे एम्स का यहाँ पे उद्घाटन हुआ, यहाँ पे बना, चाहे बल्क ड्रग पार्क बना, IIM आए, मेडिकल कॉलेज आए, मतलब वो विकास की तो एक ऐसी धारा बही। लेकिन उसके साथ साथ किन चीजों की वजह से ऐसा रिजल्ट आया, ये हमारे लिए भी थोड़ा सा जो आश्चर्यचकित वाला है। लेकिन हम इसको एक जो है लोगों का जो निर्णय है, जनता जो है वो जनता जनार्दन भगवान की आवाज होती है, उसको मानकर हम इसको स्वीकार करके हम इस पे अब काम करेंगे। 1% लगभग जो है हमारे वोट शेयर का जो है वो फर्क रहा है जो, और 1% वो वोट शेयर के बीच में 13 सीटों का फर्क जो है वो एक काफी जो है वो ध्यान देने वाली बात है। जी, इसमें जो ज़्यादा फैक्टर रहा टंडन साहब, वो जो आपने काम गिनवाए वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाए जनता के ऊपर। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की बजाय कांग्रेस ने जो वायदे किए, जैसे पेंशन का वायदा उन्होंने किया, 1500 रुपये महिलाओं को देने की बात कही, तो ये और बिजली मुफ्त देने की बात की, तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये ज़्यादा जनता को समझ में आई बनिस्बत की आपकी वंदे ट्रेन की आप बात कर रहे हैं, एम्स की बात कर रहे हैं, उन वाली चीज़ों में ज़्यादा रुचि दिखाई नहीं? या फिर ये हिमाचल की रिवायत है कि बदलना ही है, काम जो किए हैं वो मैटर नहीं करता? नहीं, वो कई बार ऐसा हो जाता है कि जो लोगों को वो दूसरी चीज कहीं मन भावन लगी, उसके अंदर तो मैं यही कहूंगा कि जो उन्होंने वायदे जो किए हैं वो कांग्रेस सरकार उन वायदों को पूरा करे और जो जनता से उन्होंने जो प्रॉमिसेस किए हैं वो प्रॉमिसेस पूरे तो तब पता लग पाएगा कि वो वाकई जो उन्होंने कहा था वो कर सकें। अब ये चीजों के जो प्रॉमिसेस होते हैं, प्रॉमिसेस इलेक्शन के अंदर करना और उसको धरातल पे लाना, ये उसकी जो प्रॉमिसेस एंड इट्स विजिबिलिटी ऑन द ग्राउंड, ये दो चीजें जो है अब उसका एक कंपैरिजन जनता के सामने आएगा। हमने जो कहा था हमने उसको करके दिखाया है। हमने किसी भी अपने कहे हुए वायदे से हम लोग पीछे नहीं हटे हैं। जी टंडन साहब, अभी तो ये वाले जो प्रोमिसेस हैं ये सामने आएंगे नहीं आएंगे, इसमें तो अभी 5 साल का टाइम लग जाएगा। अब तो कुछ किस्मत ही चमत्कार कर सकती है कि 5 साल से पहले कुछ हो जाए, क्योंकि बहुमत मिल गया है, 40 सीट्स आ गई हैं भारतीय जनता पार्टी को, 25 हैं बीजेपी के पास और निर्दलीय 3 हैं, यानी 25 और 3 28 होते हैं।
तो कुछ बात बनती नहीं है अनलेस कि कांग्रेस में कोई फूट डल जाए, कोई ऑपरेशन लोटस टाइप की चीज हो जाए, अदरवाइज तो 5 साल तक वेट करना ही पड़ेगा। आई थिंक अभी उनको अपने जो है वो अपना सरकार बनाएं, अच्छे तरीके से हिमाचल की जनता की सेवा करें और अपने वायदों को पूरा करें। आई थिंक आज के दिन अभी इतना ही उसके ऊपर करना चाहिए। बाकी स्पेकुलेशन तो आदमी जीवन भर कुछ भी कर सकता है जी। तो ये इस समय कोई वो स्पेकुलेशन का समय नहीं है जी। तो संजय टंडन साहब, आप बहुत बड़े नेता हैं और सह प्रभारी थे आप हिमाचल प्रदेश भाजपा के, तो इस हार को आप किस तरीके से स्वीकार करते हैं ये मैं सुनना चाहूँगा। और जो आपके कार्यकर्ता थे जिन्होंने आपको लगभग बराबर मत दिए, 1% कम रह गया और उस 1% में 15 सीटों का फर्क पड़ गया। जी, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जो इसके अंदर जो रिजल्ट आता है उसको एक जनता जनार्दन की आवाज समझ के उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और वो हम उसको हाथ जोड़ के एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा, कांग्रेस की लीडरशिप को जो है शुभकामनाएं देते हैं। और तीसरा, हम लोग अपने अंदर इसमें बैठ के संगठनात्मक दृष्टि से इसका आंकलन करेंगे और कहाँ हमारे से छूट रही है, कहीं पे कमी रही है, उन कमियों का आंकलन करके तो फिर अपने लीडरशिप के साथ बैठ के इसको डिस्कस करके व्हाटएवर आर द करेक्टिव एक्शंस टू बी टेकन वी विल डू दैट। जी। टंडन साहब, आप सूर्य समाचार के साथ जुड़े, अपने कीमती समय में से समय निकाला, हमसे अपने दिल की बात साझा की, हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मुकेश जी, धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आप जनता की आवाज़ उठाइए विधानसभा में, क्योंकि इस बार आप विपक्ष में होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक बार हम फिर से रुक करते हैं अरुण उनियाल जी का, जो शिमला से हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण, अभी आपने मुकेश अग्निहोत्री जी को भी सुना, संजय टंडन को भी सुना, और हिमाचल में जब चुनाव होता है तो सबसे अच्छी बात ये रहती है कि चाहे कोई हारे या जीते, दोनों खुश रहते हैं। तो संजय टंडन साहब को जाहिर है कि हार का गम तो होगा, लेकिन एक जो चिढ़ने वाला स्वभाव आमतौर पर मैदानी इलाके के नेताओं में देखा जाता है, वैसा हिमाचल में नहीं है कि चलो जीत गए, धन्यवाद, आप संभालिए, हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। तो ऐसा ही कुछ जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भी जब इस्तीफ़ा उन्होंने दिया तो उससे पहले जो बातचीत की वही रुख रहा। तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है हिमाचलीज में। जी बिल्कुल मुकेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हिमाचल में कोई भी चुनाव हारे, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री धूमल रहे हों, वीरभद्र सिंह रहे हों, एक जिसको कहा जाता है कि अच्छे तरीके से अपना इस्तीफा सौंपने के बाद दूसरे राजनीतिक दल को मौका देने की बात होती रही है। और आज ही ये हमारे को दिखाई दिया। चुनाव के नतीजे पूरे नहीं आए थे, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी अपना इस्तीफा सौंपा और कांग्रेस के नेताओं के साथ तमाम वो नेता, चाहे वो निर्दलीय हैं चाहे भाजपा के, उनको बधाई देने के बाद अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। लेकिन एक बड़ी बात देखिए, सूर्य समाचार ने जो भी बात की वो ताल ठोक कर की। लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि कौन सा दल आ सकता है, हमने कहा कांग्रेस आ सकती है, भाजपा सत्ता में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में नहीं आ सकती। 40 सीटें जीतने के बाद करीब खड़ी है कांग्रेस। अब भी मैं आपको ताल ठोक कर अब एक बात और कह सकता हूं, अब ये जो हॉर्स ट्रेडिंग, ये जो कांग्रेस की तोड़फोड़ का फायदा उठाने वाली बात है, वो अब आपको सामने नहीं दिखाई देगी। वो जो मुकेश अग्निहोत्री का हूटर आप सुन रहे थे और उनसे उस बात का जिक्र कर रहे थे, चंडीगढ़ से वो सीधा शिमला पहुंचेगा। बस देखने वाली बात मुकेश जी क्या है इसमें कि ये जो हूटर बजाते हुए मुकेश अग्निहोत्री शिमला राजधानी में पहुंचेंगे, तो क्या वो सचिवालय की बड़ी कुर्सी पे पहुंचेंगे या उसके साथ जो करीब में दूसरे कमरे हैं वहां तक पहुंचेंगे? ये हूटर का खेल सिर्फ अब उतना भर रह गया है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सत्तासीन हुई है, बड़ी चुनौतियां उसके सामने हैं, कांटों भरा ताज उसके सामने है। 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, 1,500 रुपए उन्होंने हर महिलाओं को 18 से 60 साल की महिलाओं को देना है। ओल्ड पेंशन बहाली कैसे देंगे ये उसको देखना है।
300 यूनिट बिजली उसको देनी है। और हिमाचल के जनता की उम्मीदें देखिए, कांग्रेस भाजपा इससे पहले लगातार आपने अभी देखा संजय टंडन यहां पर बात कर रहे थे कि हमने तमाम बड़ी चीजें यहां की, वंदे मातरम शुरू कर दी, बल ड्रग पार्क दे दिया, एम्स दे दिया, तमाम मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट खोल दिए। लेकिन एक फर्क बताना संजय टंडन भूल गए, ये वंदे मातरम ट्रेन जब आई, ये जो बल ट्रक पार्क का फैसला हुआ, ये ठीक चुनावों से पहले लिया गया। और हिमाचल की जनता वो प्रबुद्ध जनता है जो इस बात को तोलती है कि चुनावों से पहले आखिर इस तरह के फैसले राजनीतिक दल क्यों लेते हैं। और शायद वो वजह आपको जरूर लगी होगी कि तमाम चीज़ों के फैसले, चाहे भाजपा हिमाचल प्रदेश में हिमाचल की आर्थिक तंत्र को बदलने की बात के साथ, दावे के साथ आगे बढ़ती दिखाई दी हो, लेकिन जनता ने उसे स्वीकार नहीं किया। हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा मुकेश जी कि बल ड्रग पार्क आ जाने के बाद हिमाचल को एक बहुत बड़ा लाभ इसका मिलेगा, वंदे मातरम आ जाने के बाद इसका एक बड़ा लाभ मिलेगा। लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू मैं आपको समझा दूं, हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार के 5 साल के कार्यकाल में अगर कोई चीज पूरी हुई है तो वो सिर्फ एम्स पूरा हुआ है। इसी सरकार के वक्त में उसकी आधारशिला रखी गई और उसका लगभग अरुण जी, जब आप बोलते हैं मैं मंत्रमुग्ध हो जाता हूं और मन नहीं करता कि आपको रोकूं, लेकिन क्योंकि इस शो में हम बात भी करते रहेंगे और बीच बीच में जो स्टोरी पैकेजेस हैं वो भी दिखाते रहेंगे, क्योंकि जो नेताओं ने कहा वो पहुंचा दें, बाकी चीज़ें करें। वापस आपके पास लौटूंगा और ये जो सारी आप दिलचस्प जानकारी दे रहे हैं, ये पूरी जानकारी आपसे लगातार लेते रहेंगे। हिमाचल प्रदेश का जो जनादेश है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता परिवर्तन का आदेश लेकर आया, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस को बहुमत हासिल हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार स्वीकार भी कर ली है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जनादेश का सम्मान किया और कहा कि अब वो विपक्ष में रहकर हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए लड़ते रहेंगे। और आप जानते हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को भी सौंप दिया है। पांच साल के बाद हिमाचल में कांग्रेस लौट आई है। बीजेपी को सत्ता से बेदखल करके कांग्रेस ने जादुई आंकड़ा पार कर दिया, तो पार्टी के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। पार्टी मुख्यालय से लेकर सड़क तक जश्न भी मना। तो वहीं 5 सालों तक हिमाचल की सत्ता पर काबिज रही बीजेपी के खेमे में मायूसी देखने को मिली। हिमाचल चुनाव के नतीजों की तस्वीर साफ होने के बाद 5 साल तक हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे जयराम ठाकुर मीडिया से मुखातिब हुए और पार्टी की हार स्वीकार की। जयराम ठाकुर ने जनादेश का सम्मान करते हुए लोगों का आभार जताया। जो जनमत आया है उसका अभिनंदन, उसका स्वागत और उसका सम्मान करता हूं और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश की हित की लड़ाई के लिए सदैव हम हर जगह मौजूद रहेंगे। इस मौके पर जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि अब वो मजबूती से विपक्ष में बैठेंगे और हिमाचल के विकास के लिए काम करते रहेंगे। हितों के हमको लगेगा जहां रक्षा नहीं हो पा रही है, ठीक प्रकार से नहीं हो पा रही है, तो निश्चित रूप से उस बात को भी जनता के सामने भी और चाहे वो विधानसभा के अंदर विधानसभा के बाहर भी पुरजोर ढंग से रखेंगे। पिछले 5 सालों में हिमाचल को कई योजनाएं देने के लिए जयराम ठाकुर ने केंद्र की मोदी सरकार का भी आभार जताया। बहरहाल हिमाचल में अब सत्ता की नई कहानी लिखी गई है। 5 साल बाद कांग्रेस ने फिर से बीजेपी को शिकस्त देकर सत्ता हासिल कर ली है और ये देखना होगा कि अगले 5 सालों में सूबे के विकास के लिए कांग्रेस सरकार का एजेंडा क्या होता है। सूर्या समाचार के लिए शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट। जनादेश स्वीकार कर चुके हिमाचल प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री जो अब इस्तीफा दे चुके हैं, जयराम ठाकुर ने अपनी सीट बचाने में कामयाबी हासिल की है।
उन्होंने सीट ही नहीं बचाई है बल्कि छठी बार इस सीट पर बम्पर जीत दर्ज की है। उनके समक्ष जितने भी उम्मीदवार थे उनकी जमानत जब्त हो गई। हिमाचल प्रदेश की 68 सदस्यीय विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। लेकिन जयराम ठाकुर ने सिराज सीट से रिकॉर्ड जीत दर्ज की। जयराम ठाकुर लगातार छठी बार यहां से चुनाव जीते हैं। सिराज विधानसभा क्षेत्र से जयराम ठाकुर को 37,227 मत मिले, तो कांग्रेस प्रत्याशी चेतराम अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। जयराम ठाकुर ने लगाया जीत का सिक्सर। जयराम ठाकुर साल 1998 सिराज विधानसभा से पहली बार चुनाव जीते। साल 2003 में जयराम ठाकुर सिराज से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। साल 2007 में एक बार फिर से जयराम विधानसभा पहुंचे। साल 2012 और 2017 में जयराम ठाकुर विधानसभा पहुंचे। जयराम ठाकुर एक बार फिर से छठी बार चुनाव जीतकर विधानसभा जाएंगे। बहरहाल बेशक जयराम ठाकुर अपनी सीट बचा गए हैं, लेकिन चुनाव में दिग्गजों के चुनाव प्रचार के बाद भी बीजेपी के कई मंत्री चुनाव हार गए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। हिमाचल प्रदेश में इस बार सत्ता तो बदली ही, लेकिन कई राजनीतिज्ञों के बड़े बड़े किले भी ढह गए। प्रदेश के 4 मौजूदा मंत्री चुनाव हार गए, तो कांग्रेस के 2 बड़े चेहरों को इस चुनाव में मुंह की खानी पड़ी। हिमाचल की हुकूमत की तस्वीर अब बदल गई है। अब सत्ता नई हो गई है, सत्ता की सूरतें नई होंगी और सिपह सहलार नए होंगे। 2022 के दंगल ने बीजेपी को तो झटका दे ही दिया, साथ ही कई दिग्गजों का मजबूत किला भी ढहा दिया। इस विधानसभा चुनाव में सत्ता पक्ष के कई मंत्री चुनाव हार गए, तो वहीं कांग्रेस के 2 ऐसे चेहरों को शिकस्त झेलनी पड़ी जो सीएम की रेस में शुमार किए जा रहे थे। सबसे पहले बात बीजेपी की। बीजेपी के दिग्गज नेताओं में शुमार पूर्व स्पीकर राजीव बिंदल को शिकस्त झेलनी पड़ी। जयराम सरकार में मंत्री रहे राकेश पठानिया भी अपना किला नहीं बचा पाए और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी सरकार के एक और मंत्री सुरेश भारद्वाज भी अपने गढ़ में बुरी तरह से घिर गए और उन्हें हार झेलनी पड़ी। जयराम सरकार की महिला मंत्री सरवीन चौधरी भी अपनी सीट नहीं बचा पाई और शाहपुर विधानसभा सीट पर उन्हें शिकस्त झेलनी पड़ी। कांग्रेस की बात करें तो पार्टी की दिग्गज नेता आशा कुमारी का सियासी करियर डलहौजी सीट पर डगमगा गया और उन्हें हार झेलनी पड़ी। कांग्रेस के एक और बड़े चेहरे कौल सिंह ठाकुर ने भी पार्टी को मायूस किया। कभी सीएम के दावेदारों में शामिल रहे कौल सिंह ठाकुर द्रंग विधानसभा सीट से चुनाव हार गए। तो ये वो चेहरे थे जिनसे उनकी पार्टी को काफी उम्मीदें थी, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो इन नेताओं के साथ साथ पार्टी को भी झटका लगा। शिमला से अरुण उनियाल, ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो इन 2 रिपोर्ट्स के बाद आइए अब सीधा रुख करते हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का, जहां पे अरुण उनियाल हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े हैं। अरुण, सारा कुछ जो है हार जीत का फैसला अब हो चुका है, सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, विपक्ष में रहकर काम करेंगे जनता के लिए कहा है। तो कुल मिलाकर जो कल का दिन है उसमें क्या क्या गतिविधियां रह सकती हैं, क्या हो सकता है, इसके बारे में आप हमें बताइए।
जिक्र किया सिर्फ 4 नेताओं का, लेकिन बड़ा झटका अगर जयराम सरकार के कैबिनेट मंत्रियों को लगा है तो उनमें कई और चेहरे शुमार हैं। देखिए, राजेंद्र गर्ग बिलासपुर से, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा, उनके करीबी माने जाते थे, वो अपना चुनाव हार गए। महेंद्र सिंह ठाकुर अपना चुनाव लड़े नहीं, सबसे करीबी माने जाते थे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के, और नंबर 2 उनको माना जाता था। हिमाचल में जयराम सरकार की राजनीति वो आगे बढ़ाते थे। उन्होंने अपने बेटे रजत ठाकुर को टिकट दिया और वो चुनाव हार गए। गोविंद सिंह ठाकुर शिक्षा मंत्री थे, वो चुनाव हार गए। और मुकेश जी, मैं आपको इसके साथ एक और दिलचस्प आंकड़े क्या बताना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति के अंदर ये सबसे बड़ा देखा गया है कि हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री चुनाव हार जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री थे राजीव सहजल, जिनका जिक्र अभी इस रिपोर्ट में नहीं किया गया, वो भी अपना चुनाव हार गए। जीते तो सिर्फ सुखराम चौधरी यहाँ से अपना चुनाव जीते, और जिनके बारे में ये कहा जा रहा था वो दूसरा अपना चुनाव जीत गए, कांगड़ा जिले के विक्रम ठाकुर। वीरेंद्र कंवर बड़ा चेहरा थे, वो भी अपना चुनाव हार गए। तो ये तो भाजपा के जयराम सरकार के कैबिनेट की मंत्रियों की बात थी, लेकिन हिमाचल का इतिहास ये कहता है कि यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री जो रहे हैं वो अपना चुनाव जरूर हार जाया करते हैं। राजीव सहजल हारे, गोविंद सिंह ठाकुर हारे। उसकी वजह क्या रहती है कि जो शिक्षा मंत्री रहते हैं उनके ऊपर हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा दबाव रहता है ट्रांसफर्स का, क्योंकि टीचर्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और सभी टीचर्स को संतुष्ट करना आसान नहीं है। और यही हाल शायद स्वास्थ्य मंत्री का भी रहता है कि मुझे इस अस्पताल में लगा दो, गांव में नहीं जाऊंगा या गांव में नहीं जाऊंगी। उसके चलते अधिकतर लोगों को नाराज कर लेते हैं शिक्षा मंत्री या स्वास्थ्य मंत्री। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक नब्ज पकड़ी। देखिए मुकेश जी, सबसे बड़ी बात यही है कि हिमाचल को ट्रांसफर की राजनीति का एक बड़ा राज्य के तौर पर देखा जाता है। और इस बात का जिक्र किया था, मैं इस बात को भी आपके साथ साझा कर लूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात की सत्ता को छोड़कर देश के प्रधानमंत्री बने, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल यहाँ पर 2013 में दोबारा सत्तासीन हुए थे, तो उन्होंने एक बात को साझा किया था। उन्होंने कहा था कि हिमाचल के विकास को अगर आगे बढ़ाना है तो ये जो ट्रांसफ़र की राजनीति हिमाचल प्रदेश के भीतर है, इसको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये वही ट्रांसफ़र की राजनीति है जो हिमाचल के कर्मचारियों के साथ जुड़ी है, चाहे वो शिक्षा मंत्रालय हो, चाहे वो PWD का हो, चाहे वो जिस तरह से आपने जिक्र किया स्वास्थ्य का, उन डॉक्टरों का जो गाँव के तरफ रुख नहीं करना चाहते। ये तमाम वो पहलू हैं, ये तमाम वो बातें हैं जो यहाँ पर इस तरह की परिस्थितियाँ पैदा कर देती हैं और हिमाचल का शिक्षा मंत्री और हिमाचल का स्वास्थ्य मंत्री अपने चुनाव हार जाया करते हैं। और आपको याद होगा स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो भी अपना चुनाव यहाँ पर हिमाचल में हार गए थे। और तब उन्होंने भी कहा था कि हिमाचल की जनता का कहा नहीं जा सकता, नाराज हो जाते हैं, 10 काम किए हों, एक काम नहीं किया तो नाराज हो जाते हैं। और शायद वही बड़ी वजह है कि कर्मचारियों को यह माना जाता है कि सत्ता बदलने की एक कुव्वत हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी रखता है, तो उनकी नाराजगी यहाँ पर जरूर दिखाई दी होगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है कि इस बार अगर हम बात करें संसदीय सीट के हिसाब से, तो जो हमारे 4 सांसद हैं उनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो वो कैसी रही? देखिए मुकेश जी, सबसे बड़ी बात क्या थी, अब इसको आप उससे जोड़कर देख सकते हैं जो मुख्यमंत्री के चेहरों की लड़ाई हो सकती है और विधायक इसके कितने साथ हों। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में मंडी वो संसदीय सीट है जिस पर वीरभद्र सिंह परिवार का एक बहुत बड़ा दबदबा रहा है। वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री होते थे तो कभी रोडू से चुनाव लड़ते थे, बाद में उनको अर्की जाना पड़ा। लेकिन ये परिवार अगर रोडू और अर्की से चुनाव नहीं लड़ता था तो वीरभद्र सिंह जब केंद्र की राजनीति में जाना चाहते थे तो मंडी संसदीय सीट जाया करते थे और वहां से चुनाव जीतकर केंद्र की राजनीति में एक बड़ा चेहरा बनते थे। मंडी उपचुनाव प्रतिभा सिंह ने जीता और यही वजह मानी जा रही है कि जब चुनाव में टिकटों का आवंटन हुआ तो मंडी संसदीय सीट पर प्रतिभा सिंह ने जिन पसंद के चेहरों की बात की तो उनको काफी तवज्जो दी गई। इसमें कुल्लू जिला आता है, लाहौल स्पीति आती है और रामपुर जिला आता है।
तो मंडी संसदीय सीट पर वीरभद्र सिंह परिवार के दबदबे के लोगों को टिकट दी गई, लेकिन मंडी ने साथ नहीं दिया, वो अलग बात है। लेकिन वीरभद्र सिंह की लिगेसी के साथ अगर आप बात करेंगे तो कांगड़ा जिले के भीतर सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए जो सबसे बड़ी परेशानी खड़ा कर सकता है, वहां कई ऐसे नेता हैं जो विरोध में सुखविंदर सिंह सुक्खू के खड़े नजर जरूर आ सकते हैं और वीरभद्र सिंह के परिवार के साथ उनको सहारा जरूर मिल सकता है। तो ये चीजें देखने वाली जरूर हो सकती हैं। संसदीय सीट के भरोसे पे अगर आप देखेंगे तो शिमला संसदीय सीट को यह माना जाता है कांग्रेस का लहू अगर रगों पे शिमला संसदीय सीट के लोगों में लहू बहता है तो वो कांग्रेस का बहता है, और वो इस बार भी साथ आपको दिखाई दिया होगा। शिमला संसदीय सीट में शिमला जिले की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो भाजपा को कोई बड़ी बढ़त यहां पर नहीं मिली। एक बड़ा जो चुनावी नतीजा है वो कांग्रेस की फेवर में आया। 8 सीटें हैं यहां पर, एक सीट जो है वो चौपाल की भाजपा ने जीती है, लेकिन तमाम सीटें जो हैं वो कांग्रेस की चली गई। सोलन जिला जो शिमला संसदीय का पार्ट है उसने कांग्रेस का साथ ज्यादा दिया। सिरमौर जिला जहां हाटी समुदाय का दिया था, बावजूद हाटी समुदाय के फैक्टर के बावजूद वहां पर कांग्रेस जीती। तो आप कह सकते हैं शिमला संसदीय सीट कांग्रेस के साथ खड़ी हुई, और जिस बात को माना जाता था कि कांगड़ा ये माना जाए कि भाजपा ने दिया तो सही, लेकिन देते देते बहुत देरी कर दी। चाहे हाटी समुदाय की बात करें या वंदे भारत की बात करें या जो दूसरे प्रोजेक्ट आए हैं, तो काफ़ी देरी की, और ये जो देरी का कारण है ये हिमाचल की जनता समझ रही है कि ये चुनाव के चलते दी गई हैं ये वाली चीज़ें, इसके चलते। और जो संसदीय सीट मेरे दिमाग में आ रही है, हमीरपुर की जो है संसदीय सीट, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। क्या कारण रहे उसके? देखिए, हमीरपुर एक चुनावों की चर्चा का विषय जरूर बनेगा। ये चुनाव हो गए, कांग्रेस सत्ता में आ गई, भाजपा चुनाव हार गई, लेकिन अब सबसे ज्यादा बात अगर होगी तो हमीरपुर संसदीय सीट की होगी। धूमल परिवार के साथ इसको जोड़कर देखा जाता है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, उनकी संसदीय सीट है। हमीरपुर में देखिए आप एक सीट भी उनके लिए मुश्किल जीतनी नजर आई। कांग्रेस लगातार बेहतर प्रदर्शन निर्दलीय को अगर हमीरपुर की, जिसको बिल्कुल गढ़ माना जाता था हिमाचल में भाजपा का, हमीरपुर की सीट निर्दलीय आशीष ठाकुर ने जीत ली। तो आप इस बात से जरूर कह सकते हैं कि हमीरपुर में एक बड़ा झटका भाजपा को लगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हैं, 4 सीटें हैं वहां पर, 2 कांग्रेस जीती, 2 भाजपा जीती। इससे पहले 3 सीटें भाजपा के पास थी, सिर्फ 1 सीट पे जो थी वो कांग्रेस थी, वहां पर भी कांग्रेस ने बाजी मारी। सबसे बड़ा कमाल किया ऊना जिला ने। मुकेश अग्निहोत्री का जिला इसको माना जाता है और मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में मुकेश अग्निहोत्री सामने खड़े हैं, लेकिन ये हमीरपुर संसदीय सीट सिर्फ भाजपा के हाथ से फिसलती हुई अगर नजर आ रही है तो धूमल परिवार का संकट भी क्या इसके साथ खड़ा होता दिखाई देगा। ये चर्चाएं अब आपको आम होती दिखाई देंगी, और उसके साथ एक कहानी आपको जरूर साथ में सुनाई देगी कि क्या हिमाचल में अपने आला नेताओं के साथ दूरी बनाना। पहले मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल हुआ करते थे, शांता के साथ शांता कुमार दिग्गज नेता हुआ करते थे, उनके साथ हाथ नहीं मिलाया, रिपीट नहीं कर पाए। और हम लगातार इस बात का मुकेश जी जिक्र करते रहे हैं कि जयराम ठाकुर भी अगर धूमल परिवार धूमल के साथ नहीं मिलाएंगे, जिनका एक बड़ा दबदबा पूरे हिमाचल में अक्रॉस, अगर हम कहें वीरभद्र सिंह के बाद अगर कोई बड़े नेता इस तरह के रहे हैं जिनका दबदबा धूमल परिवार के रूप में देखा गया है, उनसे दूरी बनाना क्या ये भाजपा के लिए घातक साबित होगा? वही चीज हमारे को यहां पर दिखाई दी है। और हमीरपुर संसदीय सीट का चला जाना इस तरफ साफ इशारा कर रहा है तो कि आप ये कह रहे हैं कि धूमल साहब का टिकट काट दिया गया, जिसके चलते इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जो धूमल साहब के बेटे हैं, उनकी आंखें भी छलक आई, गला भर आया। तो वो जो आंखें छलकी थी, गला भर आया था, उसका बदला हमीरपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी से ले लिया कि क्योंकि वो धूमल साहब के परिवार को पार्टी से ज़्यादा प्यार करते हैं। ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ और आपको इसकी वजह भी बताना आपको जरूर चाहूंगा। देखिए, इससे पहले हम जिक्र कर रहे थे कि हिमाचल में बीते 5 सालों के अंदर जयराम सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या रही। एम्स
इसी सरकार के 5 साल के कार्यकाल में आधारशिला रखी गई, 2017 में रखी गई थी, 2019 में काम हुआ और एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर एम्स का वहां पर हो गया। लेकिन उसका पूरा का पूरा श्रेय गया किसको? वो पूरा का पूरा श्रेय गया राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को, क्योंकि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या था? वो यहाँ हवाई पट्टी लाना चाहते थे, अपने मंडी जिले के भीतर लाना चाहते थे, लेकिन उसके ऊपर 1000 करोड़ रुपए के जो पैसा रख दिए जाने के बाद भी उसकी तस्वीर आगे नहीं बढ़ी। और अगर लड़ाई अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बीच में अगर आपको कभी बीच में दिखाई दी होगी तो लगातार एक मांग करते थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा में, धर्मशाला में कहां खुले, उसका फासला तय नहीं हो पाया, उसका फैसला नहीं हो पाया। और अनुराग ठाकुर का अगर आपको याद होगा, जब वो यहाँ हिमाचल आए थे और एक बार उन्होंने जिक्र किया था कि हिमाचल में सरकार उनका साथ नहीं दे रही, एक तलख अंदाज उनका दिखाई दिया था जिसके ऊपर आला कमान ने उनको ये जो संदेश इस तरह का दिया था कि वो जयराम सरकार के खिलाफ इस तरह के बयान खुले तौर पर ना दे, तो उसमें वो पीछे जाते दिखाई दिए थे, बैकफुट पर दिखाई दिए थे। सिर्फ जगत प्रकाश नड्डा की उम्मीदों का ड्रीम प्रोजेक्ट का पूरा होना, लेकिन वो जो ड्रीम प्रोजेक्ट थे जिसमें रेलवे लाइन का बिछने की बात अनुराग ठाकुर के साथ की जाती थी, वंदे मातरम अंतिम समय में दिया गया लेकिन जनता ने उसे स्वीकार नहीं किया गया। ये आप जरूर कांगड़ा की तरफ बढ़ते हैं, कांगड़ा की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या कांगड़ा में भी जो हुआ उसमें शांता कुमार का फैक्टर हावी रहा? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है क्योंकि कांगड़ा जिले के अंदर अगर आप बात करेंगे तो शांता कुमार लगातार आपने कभी भी देखा हो जब से वो राजनीति में मार्गदर्शक की भूमिका में आए हैं, तो सरकार चाहे कोई ही रही हो, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की सरकार रही या जयराम सरकार की ये मौजूदा जयराम सरकार रही, वो चेतावनी देते जरूर नजर आए। जो बातें उनको नहीं ठीक लगी उसके ऊपर वो ऐसे बयान देते नजर आए जिसमें भाजपा के लिए परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। और ये सिलसिला सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के साथ नहीं था, जयराम ठाकुर के वक्त में भी कई बार शांता कुमार के ऐसे बयान आए जब उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं किया जाना चाहिए। आपको याद होगा कोरोना का वक्त था और विपिन परमार यहां पर स्वास्थ्य मंत्री थे, भ्रष्टाचार के आरोपों की बातें यहां पर उठनी शुरू हुई तो शांता कुमार इकलौते ऐसे नेता थे जिन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के साथ हिमाचल में या कहीं पर भी भाजपा को समझौता नहीं करना चाहिए। ये जो चुनाव के नतीजे आए हैं, ये जो चुनाव के नतीजे आए हैं अरुण, तो इसमें लग रहा है कि जो मार्गदर्शक मंडल है उसमें हिमाचल से भी 2-4 लोगों को अब जगह मिलने वाली है, सक्रिय राजनीति से वो बाहर होने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए शांता कुमार तो पहले से थे, अब उनमें आप नाम शुमार कर सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का। और जिस तरीके की हार हमीरपुर संसदीय सीट पर मिली हैं, धूमल परिवार के लिए कुछ दिक्कतें बढ़ जरूर सकती हैं, लेकिन ये दिक्कतें क्या उनके जो राजनीतिक सियासी तरीकों की वजह से है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल इकलौते ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने अपनी जुबान नहीं खोली। भले ही उनकी बातों को अनसुना कर दिया जाता हो, लेकिन उन्होंने कहीं भी खुले तौर पर खुले मंच के ऊपर भाजपा की कहीं भी, जिस तरह से शांता कुमार अपने बयान दे दिया करते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने ऐसा कहीं नहीं किया। उन्होंने लगातार एक बात का जिक्र किया कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, एक सेफ एग्जिट, एक जिसको कहते हैं कि इतने लंबे अरसे तक हिमाचल की राजनीति में भाजपा के कद को आगे बढ़ाने का जो काम किया उसके साथ मैं एक अच्छी विदाई के साथ वापस जाना चाहता हूं, एक चुनाव लड़ना चाहता हूं। टिकट नहीं मिला लेकिन इसका गुस्सा उन्होंने नहीं दिखाया। अंदरूनी तौर पर वो गुस्से जरूर रहे हों लेकिन बाहरी तौर पर उन्होंने नहीं दिखाया, लेकिन इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा, ये आप जरूर कह सकते हैं। प्रेम कुमार धूमल की उदासीनता, अनुराग ठाकुर के आंसुओं का जिसका आपने जिक्र किया, शायद उसको पसंद हमीरपुर संसदीय सीट की जनता ने भी नहीं किया और यही वजह है कि आपको इस तरह के नतीजे आपको देखने को जरूर मिले हैं। मुकेश, चलिए, आज काफ़ी लंबा दिन रहा आपका और सुबह से लेकर अभी तक लगातार आप अलग अलग कवरेजेस अरेंज करते रहे, कोऑर्डिनेट करते रहे, नेताओं को खुद स्क्रीन पे रहे। तो आज की परफॉर्मेंस के लिए आपको और आपकी पूरे हिमाचल की टीम को और जो सूर्या समाचार की टीम है उसको हम दिल से बधाई देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। और इस बातचीत के बाद, इस चर्चा परिचर्चा के बाद अब जो बिग न्यूज़ बिग शो है
इसको अब विराम देने का समय आ गया है। लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अपडेट का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। बने रहे हमारे साथ।